युगांडा, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद खूबसूरत नज़ारे या फिर एक खूंखार तानाशाह का जिक्र और शायद रोलेक्स नाम का एक मज़ेदार नाश्ता भी। आज हम इन्हीं अलग अलग धागों को जोड़कर अफ्रीका के मोती की पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल है। पहाड़ी गुरिल्ला, रोलेक्स नाम का एक स्नैक और एक क्रूर तानाशाह, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें सीधे युगांडा की कहानी के बीच ले जाता है। जी हाँ, ये तीनों ही चीज़ें युगांडा की पेचीदा कहानी का हिस्सा हैं। एक ऐसी कहानी जो कुदरत के करिश्मों से शुरू होती है, इंसानी संघर्ष की गहराइयों से गुजरती है और फिर मुश्किलों से उभरने की एक ज़बरदस्त भावना पर आकर रुकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं युगांडा के सबसे बड़े खजाने से, यानी उसकी हैरान कर देने वाली कुदरती खूबसूरती, जिसकी वजह से इसे पर्ल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का मोती भी कहा जाता है। तो युगांडा है कहाँ? ये ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। और यहाँ कॉन्ट्रास्ट की कोई कमी नहीं है। एक तरफ दूर दूर तक फैले सवाना के मैदान दिखेंगे, तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। मतलब यहाँ का भूगोल भी इसके लोगों की तरह ही बहुत डाइवर्स है। और पहाड़ों की बात करें तो यहाँ की रुएंजोरी रेंज में अफ्रीका की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सोचिए, 5109 मीटर की जबरदस्त ऊंचाई, वाकई देखने लायक होगा। पर युगांडा की खासियत सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के जंगल और मैदान वाइल्ड लाइफ से गुलजार हैं। यहाँ हाथी, हिप्पो, मगरमच्छ और तो और हमारी सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक चिंपैंजी भी मिल जाएंगे। लेकिन युगांडा के वाइल्ड लाइफ का असली हीरा है ब्रिंडी इम्पेनेट्रेबल नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की उन कुछ खास जगहों में से है जहां लुप्तप्राय माउंटेन गोरिल्ला रहते हैं। इसी वजह से ये जगह कंजर्वेशन के लिए एक ग्लोबल हॉटस्पॉट मानी जाती है। अच्छा, जमीन और जानवरों की बात तो हो गई, पर कोई भी देश सिर्फ अपनी जमीन से नहीं बल्कि अपने लोगों से बनता है। तो आखिर कौन है युगांडा के लोग? चलिए अब इस देश की कल्चरल हार्टबीट को समझते हैं, जो इसकी डाइवर्सिटी में बसती है। युगांडा में दर्जनों अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते हैं और हर किसी की अपनी परंपराएं और भाषाएं हैं। इनमें सबसे बड़ा ग्रुप है बगांडा, जो ज्यादातर सेंट्रल रीजन में रहते हैं। लेकिन इनके अलावा बनियांकोली, बस्सोगा जैसे कई और ग्रुप्स भी हैं जो मिलकर युगांडा के कल्चर को इतना रिच बनाते हैं। और ये डाइवर्सिटी सिर्फ लोगों में ही नहीं, उनकी जुबान और मजहब में भी दिखती है। यहाँ 40 से भी ज्यादा लोकल भाषाएं बोली जाती हैं, जो बताती हैं कि इस देश की जड़ें कितनी गहरी हैं। धर्म की बात करें तो ज्यादातर आबादी क्रिश्चियन है, लेकिन एक अच्छी खासी मुस्लिम कम्युनिटी भी है। ये सब मिलकर युगांडा के समाज का बहुरंगी ताना बाना बुनते हैं। और भाई, किसी भी कल्चर को समझने की बात हो और खाने का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? युगांडा के स्टेपल फूड में शामिल है माटोके, जो एक तरह का केला होता है, और पुशो यानी मक्के का आटा। ये दोनों ही डिशेस बताती हैं कि यहाँ की जमीन कितनी उपजाऊ है। लेकिन युगांडा का असली स्ट्रीट फूड सुपरस्टार है रोलेक्स। नहीं, ये हाथ में पहनने वाली घड़ी बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक मसालेदार ऑमलेट है, जिसे गरम गरम चपाती में रोल करके बनाया जाता है। बनाने में एकदम सिंपल, खाने में बेहद स्वादिष्ट और युगांडा की क्रिएटिविटी का एक बेहतरीन नमूना। चलिए अब युगांडा के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो शानदार सल्तनतों से शुरू होता है और फिर आधुनिक दौर के संघर्षों तक पहुंचता है। युगांडा की कहानी काफी लंबी और उतार चढ़ाव भरी रही है। शुरुआत होती है बुगांडा जैसे ताकतवर किंगडम से। फिर 1894 में आता है ब्रिटिश राज। 1962 में देश को आज़ादी मिलती है। एक नए दौर की शुरुआत होती है, लेकिन इसके बाद का सफर काफी उथल-पुथल भरा रहा। आज़ादी के बाद का दौर खास तौर पर बहुत मुश्किल था। 1971 से 1979 तक जनरल ईदी अमीन के क्रूर शासन ने देश को बर्बाद करके रख दिया। मानवाधिकारों का कोई नामो निशान नहीं था और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह गई। ये वो दौर था जिसने युगांडा पर बहुत गहरे जख्म छोड़े। लेकिन उस अंधेरे दौर के बाद एक नई शुरुआत हुई। अब हम नजर डालेंगे उस दौर पर जब देश ने खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। ये रिकवरी का दौर 1986 के बाद शुरू हुआ और ये बदलाव इस स्लाइड में साफ दिखता है।
कहाँ एक तरफ दशकों का सिविल वॉर और राजनीतिक उथल-पुथल थी और कहाँ दूसरी तरफ प्रेसिडेंट मुसेवेनी के आने के बाद एक तरह की स्टेबिलिटी आई। इसी स्थिरता ने देश में इकोनॉमिक रिवाइवल और डेवलपमेंट का रास्ता खोला। इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस का एक बड़ा सबूत है युगांडा की आज की जीडीपी। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक ये $45.5 बिलियन है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस देश के फिर से खड़े होने के जज्बे को दिखाता है। हालांकि इतनी तरक्की के बावजूद युगांडा की इकोनॉमी की रीढ़ आज भी खेती ही है। देश की ज्यादातर आबादी, लगभग 72% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते हैं। कॉफी, चाय और कपास जैसी फसलें देश की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। लेकिन हाँ, युगांडा का रास्ता अब भी आसान नहीं है। आगे कई चुनौतियां हैं, जैसे कि सूखा और फसल की बीमारियां, बिजली की कमी और बेहतर गवर्नेंस की जरूरत। ये सारी चीजें देश की तरक्की की रफ्तार को धीमा करती हैं और याद दिलाती हैं कि रिकवरी एक लंबा सफर है। तो इन सब बातों के बाद सवाल उठता है कि युगांडा भविष्य में किस दिशा में जाएगा। चलिए इस सफर को समेटते हुए आगे के रास्ते पर एक नजर डालते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, इतना पुराना इतिहास होने के बावजूद आज का युगांडा अफ्रीका के सबसे युवा देशों में से एक है। ये देश आज भी अपने अतीत से सुलह करने और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। साथ ही पॉलिटिकल दमन को लेकर भी इसकी आलोचना होती रहती है। तो आखिर में सवाल यही है, अपनी इतनी रिच विरासत और मुश्किल चुनौतियों के साथ अफ्रीका का ये युवा देश अपना अगला कदम कहाँ रखेगा? इसकी कहानी का अगला पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है और दुनिया ये देखने का इंतजार कर रही है कि अफ्रीका का ये मोती भविष्य में कैसे चमकेगा।